सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जे रूसो के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आज हम रूसो जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रूसो जी का जो जन्म हुआ था ये 1712 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में। 1712 में इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, जिनेवा शहर में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में। अब देखिए, जो रूसो जी हैं, इन्होंने अपने विचार दिए हैं समानता के विषय में। काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी गहराई से दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। 1754 में ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है जी। इस पुस्तक में इन्होंने समानता के विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। अब क्या है कि कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो कि रूसो जी से बहुत प्रभावित थे, और रूसो जी भी कुछ दार्शनिकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये हम बात करते हैं सेवाइन जी की। जो सेवाइन थे, सेवाइन जी ने रूसो को आधुनिक युग में जो समुदाय की भावना है या जो समुदाय की मान्यता है उसको पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति बताया है। सेवाइन कहते हैं कि रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया है, ठीक है। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन भी किया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। आज हम देखते हैं लगभग पूरे विश्व पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रभाव पड़ा हुआ है ना। प्रभाव किसका है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। कहीं ना कहीं आज हम भारत में देखते हैं, भारत में भी एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। आगे, रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की भावना संकल्पना को सैद्धांतिक आधार रखा। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। देखिए, राष्ट्रवाद जो वाली बात है, आप जानते हैं जब राष्ट्रवाद की जो भावना है, जब किसी देश को आज़ाद करने की बारी आती है तो राष्ट्रवाद ही उठता है ना। राष्ट्र बिना बिना राष्ट्रवादी भावनाओं के किसी देश का आज़ाद होना कम से कम इम्पॉसिबल ही है। अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं ये फ्रांसीसी क्रांति से ही स्टार्ट होता है राष्ट्रवादी भावनाओं का। आगे आगे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे हम चर्चा करते जाएंगे इसके विषय में ठीक से पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा जीवनी पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर चर्चा करने वाली कोई चीज़ है नहीं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मगब वाली चीज़ है, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इस विषय में, ठीक है। ये कोई चेंज होने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे, रूसो ने नागरिक धर्म यानी कि सिविल रिलीजन की संकल्पना दी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत प्रभाव था, ठीक है। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उनका रूसो पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो को हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना मृत्यु हो गई। जो रूसो हैं, ये रूसो जी प्राकृतिक अधिकारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, या आप कह सकते हैं इनको मान्यता नहीं देते हैं। ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे मैं बताता रहूँगा इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे। चलिए, रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है, ठीक है। प्रस्तावना आप जानते हैं ना, जैसे हमारे देश की प्रस्तावना भी है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि रूसो के जो विचार हैं उनसे अमेरिका और ऐसे कई देश ऐसे हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हाँ जी, तो रूसो को जो रूसो जी हैं उनको जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैकोबिनवाद होता क्या है या जैकोबिन क्या होता है। जैकोबिन एक क्लब थे, ठीक है। जैकोबिन एक क्लब थे जो फ्रांसीसी में बनाए गए थे, जिनके जो नेता थे, ये जैकोबिन क्लब के जो नेता थे वो थे रेवोस्पियर, ठीक है। इस क्लब के अनुसार जो क्रांति जो है अपरिहार्य है। अपरिहार्य का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है, और ये किसी भी साधन से की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लांकीवाद का क्या होता है। ब्लांकीवाद जो है, ब्लांकीवाद को ऐसा समझिए कि गुप्त रणनीति, ठीक है, सशस्त्र रहकर गुप्त रहकर जो क्रांति की जाती है, क्रांति के सिद्धांत को गुप्त रहकर और सशस्त्र रह के क्रांति के जो सिद्धांत होते हैं उसको हम ब्लांकीवाद कहते हैं, ठीक है। जो ब्लांकी थे, ये ब्लांकी नामक एक विचारक थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था लुइस ब्लांकी, ठीक है। ये एक विचारक थे। ब्लांकीवाद का जो शब्द प्रचलित हुआ इन्हीं के नाम से हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का जो सिद्धांत दिया, ये ब्लांकी के अनुसार क्रांति जो है छोटे विशिष्ट वर्गों द्वारा होती है। जो छोटे वर्ग होते हैं, जो विशिष्ट वर्ग होते हैं, इनके द्वारा क्रांति होती है, ठीक है। जो एक क्या कहते हैं, एक विचारक थे जिनका नाम था वेपर, ठीक। वेपर ने कहा है कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रत्यशन करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। दोबारा सुनेंगे, दोबारा ढंग से समझेंगे। जो वेपर है, वेपर एक विचारक हैं जिनका कहना है कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रत्यक्ष करने हेतु
अधिकांश जो विचारक है विचारकों से अधिक कार्य किया है। जो बाकी जो विचारक हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा काम करते हैं। ये किस लिए काम करते हैं? ये विवेक के काल के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जिसमें जे रूसो ने काफ़ी खुलकर चर्चा की है। तो जे रूसो जी जो है ये एक रोमांटिक विचारक के रूप में भी माने जाते हैं। रोमांटिक विचारक से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? रोमांटिक विचारक से तात्पर्य है जो इनके विचार है ना, ये बहुत ज़्यादा नैतिकतावादी, आदर्शवादी हैं। ठीक है, इनका जो कह सकते हैं उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य जो है ना, इनका मेन उद्देश्य यही है कि आधुनिक युग में, वर्तमान युग में जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और एक आदर्श समाज का निर्माण किया जाए। जैसे प्लेटो जी हैं, प्लेटो जी क्या सोचते हैं, वो भी एक आदर्श समाज की उनकी संकल्पना रहती है। इसी तरीके से जो ये रूसो जी हैं, इनका भी सेम उद्देश्य होता है कि ये एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं। और जे रूसो जी जो हैं, इन्होंने सामाजिक समझौता, ठीक है, सामाजिक समझौते पर भी अपने विचार दिए। सामाजिक समझौते से क्या मतलब है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे ठीक से। यहाँ पर मैं इतना बता देता हूँ, इसमें भी क्या होता है कि जितना भी समाज के लोग हैं, ठीक है, जितने भी समाज के लोग हैं, सारी अपनी शक्ति एक सरकार को दे देते हैं, एक राज्य को दे देते हैं। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, रूसो ने हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया। तो जो रूसो जी हैं, इन्होंने मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था के विषय में भी अपने विचार दिए हैं। तो रूसो जी का मानना है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है, बल्कि वह अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। रूसो जी ने व्यक्ति को बृहद्य पशु अर्थात नोबल सैवेज की संज्ञा दी है। यह बृहद्य पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, मतलब इसको कोई भी रोक टोक नहीं थी, इस पर कोई भी अंकुश नहीं था, ये एक निरंकुश था। अब ये वृद्ध था, तो वृद्ध क्यों था? इसको वृद्ध कहा क्यों जाता है? इसको वृद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं के प्रति तो प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता था, काइंडनेस रखता था। ठीक है, रूसो जी कहते हैं कि ये एक वृद्ध पशु था, लेकिन वृद्ध किस लिए था? क्योंकि ये स्वयं के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति अर्थात काइंडनेस रखता था। ठीक है, इन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 1762 में। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्मा था, लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। अर्थात वो जब जन्मा तो वो स्वतंत्र था, लेकिन जन्म लेने के पश्चात वो हमेशा जंजीरों में एक अंकुश में रहता है। ठीक है, समाज के विकास, संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्र लुप्त हो चुकी है। उसका मानना है कि समाज के अंदर जो विकास हुआ है, ये संपत्ति आई है, इसके कारण जो स्वतंत्रता है वो लुप्त हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना, ठीक है, इसी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना इसका मूल्य उद्देश्य है, पुनः स्थापित करना इनका मूल्य उद्देश्य है। इसीलिए रूसो ने प्राकृतिक की ओर लौटने का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया। ठीक है, इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। जो वो प्रकृति की ओर लौटो का नारा देते हैं, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो कहते हैं कि तुम इतिहास में लौट जाओ, बल्कि वो कहते हैं मानव का जो नैतिक प्रवृत्ति है उसके द्वारा निर्देशित जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो आगे कुछ एक वैज्ञानिक आते हैं या फिर हम कहीं विचारक आते हैं जिनका नाम है मैक्सी। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु बताते हैं। वो बोलते हैं जो रूसो है ये चाइल्ड ऑफ नेचर है। ठीक है, ये शिशु है प्रकृति का। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम रूसो की मूल समस्या को जानेंगे, उनके समझौते को जानेंगे। ठीक है, और जो हमने हॉब्स के विषय में और लॉक के विषय में कुछ विषय रहते हैं तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।